लीजिए हाजिर हो हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी, 1 जुलाई से क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, जाने विस्तार से। भारत ने 59 ऐप बैन किए तो चीनी मीडिया को हुई चिंता, कंपनियों को दी ये चेतावनी। पाकिस्तान से आया मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी वाला फोन, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आज थोड़ी राहत, जानिए क्या है आज का दाम। उत्तर भारत में गर्मी और उमस से मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर में बारिश। 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी 500 सुविधाएं, आपकी जेब पर चलेगी कैची। मिलेगा 10,000 रुपए की पेंशन, इसके लिए जुड़ना होगा प्रधानमंत्री की वाया वंदना योजना से। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 5,67,536 के पार हो चुका है और 16,904 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,35,271 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में इस वायरस से 5,08,228 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,04,12,343 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मामले और बढ़ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिनमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर से इलाकों में छूट दी जाएगी। वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अभी भी बंद रहेंगे। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। तो वहीं कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस बार अनलॉक के दूसरे चरण में सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रमबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और वहाँ जहाँ भीड़ जुटने की आशंका है वो सारी गतिविधियाँ बंद रहेगी। उन्हें शुरू करने की तारीख अलग से जारी होगी। अनलॉक 2 में 65 साल से अधिक उम्र, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों और कामकाज की जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल न हो। साथ ही साथ पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। अनलॉक 2 में गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया। कंटेनमेंट जोन का अर्थ है रोकना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पूर्ण रूप से सख्ती रहेगी। हालांकि कुछ आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी, लेकिन बाकी की सभी सख्तियों को यूं ही लागू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। अनलॉक 2 में रात की कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के इरादे से औद्योगिक या अन्य इकाइयों में शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को कर्फ्यू में छूट दी गई। नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी कर्फ्यू से छूट होगी। कंटेनमेंट जोन से धारा 144 के तहत लागू प्रावधानों का समूचे क्षेत्र में सख्ती से पालन किया जाएगा। 31 जुलाई तक लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। सेवाओं और वस्तुओं का परिवहन जारी रहेगा। पड़ोसी राज्यों में भी केंद्र सरकार की संधियों के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों से सामान और लोगों का आना जाना रहेगा। इसके लिए अलग से कोई अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। पैसेंजर ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों, घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा करने वालों और विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के आगमन और किसी विशेष मकसद से यात्रा करने वाले यात्रियों, विदेश यात्रियों को उनके देश भेजना और समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीयों के संबंध में जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही गतिविधियां जारी रहेगी। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझने पर उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी।
भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन किया है। भारत के सख्त फैसलों से चीन को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर चीनी मीडिया से तीखी प्रक्रिया सामने आ रही है। चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सेजन ने भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ट्वीट में तंज कसा। अगर चीनी लोग भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहे तो उन्हें बहुत भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं। इसके बाद उन्होंने भारतीय दोस्तों को आगाह करने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद से ज्यादा कई दूसरी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में चीन से आयात बढ़ने को लेकर मंगलवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया की बात होती है लेकिन बाय फ्रॉम चाइना पर अमल किया जाता है। उन्होंने ट्वीट किया, तथ्य झूठ नहीं बोलते। भाजपा कहती है मेक इन इंडिया और करती है बाय फ्रॉम चाइना। कांग्रेस नेता ने मनमोहन सिंह सरकार के समय भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी घटने और नरेंद्र मोदी सरकार में चीन की हिस्सेदारी कथित तौर पर बढ़ने से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी को सुझाव दिए। राहुल ने कहा कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट हुई है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को हुआ है। राहुल ने कहा, इनके लिए सरकार न्याय योजना जैसी एक स्कीम लेकर आए। यह ज्यादा लंबी ना हो, 6 महीने के लिए हो। इसके तहत हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रूपए हर महीने डाले जाएं। राहुल गांधी ने कहा, इससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था फिर से रास्ते पर आ जाएगी। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस की दवा का इजाद करने के दावे से पलटी मार ली है। उत्तराखंड आयुष विभाग के नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा उसने कोरोना की दवा नहीं बनाई। उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से पतंजलि की दिव्या फार्मेसी को भेजे गए नोटिस पर आचार्य बालकृष्णा ने साफ किया कि औषधि के लेबल पर किसी तरह का अवैध दावा नहीं किया गया। इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस लिया गया था और कोरोनिल टैबलेट, सवासी वटी और अणु तेल औषधि इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 80.43 रूपए और डीजल 80.53 रूपए लीटर है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव क्रमशः 82.10 रूपए, 87.19 रूपए और 83.63 रूपए प्रति लीटर पर स्थिर है। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में क्रमशः 75.64, 78.83, 77.72 रूपए प्रति लीटर पर है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के दाम 5 पैसे और डीजल के भाव में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बारिश होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि इन तीनों राज्यों में बारिश, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और इन राज्यों में कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। चीन अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ हर रोज नई चाल चल रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य की जमीन को विवादित बताया। साथ ही इस परियोजना के लिए होने वाली फंडिंग का भी विरोध किया। वहीं भूटान ने चीन की इस चाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसने कहा कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के बाहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे होटल ताज पैलेस के स्टाफ को पाकिस्तान के कराची से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें कहा गया कि होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। कॉल करने वाले शख्स ने स्टाफ को कहा कि वो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। शख्स ने कहा कि होटल पर हमला किया जाएगा और उसे साल 2008 में हुए मुंबई हमलों की तरह ही उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा फोन कॉल बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में किया गया, जहाँ स्टाफ को इसी तरीके से धमकी दी गई। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर, भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई। इसे भारत बायोटेक ने बनाया। खुशखबरी यह है कि इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने की अनुमति मिल गई। भारत बायोटेक को सोमवार को यह अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। बता दें कि भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया। शोधकर्ताओं को चीन में एक नया स्वाइन फ्लू मिला है जो इस समय कोरोना महामारी में मुसीबत बन सकता है। यह स्टडी अमेरिकी साइंस जर्नल PNAS में प्रकाशित हुई। खोजी गई नई स्वाइन फ्लू बीमारी 2009 में पूरी दुनिया में फैले H1N1 स्वाइन फ्लू की ही अनुवांशिक वंशज है, यानी जेनेटिकल डिसीडेंट, पर यह ज्यादा खतरनाक है। चीन की कई यूनिवर्सिटी और चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों ने कहा कि नया स्वाइन फ्लू इतना खतरनाक है कि इंसानों को बहुत बीमार कर सकता है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंगलवार सुबह एक फैक्ट्री में गैस लीकेज, घटना में 2 कर्मचारियों की मौत, 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना सीना लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। यहाँ बेंजी मिडीजोल गैस लीक हुई। पुलिस के अनुसार जिन लोगों की मौत हुई वो साइट पर मौजूद थे। गैस कहीं और नहीं फैली। स्थिति पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री सी जगनमोहन रेड्डी ने घटना की जाँच के आदेश दिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश में पहली बार 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड कायम किया। एनाकोंडा फॉर्मेशन में ये ट्रेन ओडिशा के लाजकुड़ा और राउरकेला के बीच चलाई गई। रास्ते में जिसने भी इस ट्रेन को देखा वो इसकी लंबाई देखकर अचंभित रह गया। इसमें 3 ट्रेनों को आपस में जोड़ा गया। पहली ट्रेन के इंजन के पीछे उसके डिब्बे थे, उनके पीछे दूसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बे, और फिर उसके पीछे तीसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बे। आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हर माह की पहली तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसमें बदलाव करती है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदने होते हैं। 1 जून को 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी सिलेंडर्स के दाम बढ़े थे। नए महीने यानी 1 जुलाई से कई नियम बदल जाएंगे। इस बदलाव के बाद अब आम लोगों को मिलने वाली मोहलत या सुविधा कम हो जाएगी और जेब पर बोझ होगा। इनमें अटल पेंशन योजना की मोहलत खत्म होना, एडवांस पीएफ विथड्रॉल, एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज, मिनिमम बैलेंस की सुविधा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे कई नियमों में बदलाव हुए। अगर आप भी अपने माँ बाप के बुढ़ापे को रिटायरमेंट प्लान में निवेश के जरिए सिक्योर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम आ सकती है। पीएम वाया वंदना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रूपए की मंथली पेंशन पक्की है। यह पेंशन स्कीम 60 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए है। इस योजना में इन्वेस्ट करने की कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना में सालाना रिटर्न 8% से 8.30% है। पेंशन सिर्फ 10 साल के लिए ही होगी। इस योजना में 15 लाख रूपए का निवेश करने पर 10,000 योजना जारी रहने तक हर महीने मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।